கீதை உலகெங்கும் பரவிட தொண்டர்களுக்கெல்லாம் கிடைத்திடும் உன்னருள் தொண்டர்களுக்கெல்லாம் கிடைத்திடும் உன்னருள் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் அம்பா மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் நிர்மல மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் பக்தர்களெல்லாம் சகஜயோகிகளாக பக்தர்களெல்லாம் சகஜயோகிகளாக துக்கங்களெல்லாம் தோரமாக்கிட கேட்போம் துக்கங்களெல்லாம் தோரமாக்கிட கேட்போம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் அம்பா மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் நிர்மல மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் சகல லோக சஞ்சாரியே ஓ அம்பா சகல லோக சஞ்சாரியே ஓ அம்பா சகல கலாகலை பாணியே ஜெகதம்பா சகல கலாகலை பாணியே ஜெகதம்பா மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் அம்பா மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் நிர்மல மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் வியாதிகள் எல்லாம் அடியோடு அழித்திட வியாதிகள் எல்லாம் அடியோடு அழித்திட ஜாதி மத பேதங்கள் இல்லாமல் போக்கிட ஜாதி மத பேதங்கள் இல்லாமல் போக்கிட மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் அம்பா மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் நிர்மல மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் சகஜயோகியெல்லாம் கூடி கும்பிடுவோம் சகஜயோகியெல்லாம் கூடி கும்பிடுவோம் நிர்மலா தேவியின் திருவருளாமத்தை நிர்மலா தேவியின் திருவருளாமத்தை எல்லா உலகினில் நிர்மல ஒளியாக எல்லா உலகினில் நிர்மல ஒளியாக மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் அம்பா மாதாஜி புகழ் பாடுவோம் நிர்மல மாதாஜி புகழ் பாடுவோம்
सरस्वती कल्की श्री महालक्ष्मी श्री सरस्वती कल्की सहस्र स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी सहस्र स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी पुगळ पाडुवोम माता जी पुगळ पाडुवोम माता जी पुगळ पाडुवोम अंबा माता जी पुगळ पाडुवोम निर्मल माता जी पुगळ पाडुवोम निर्मल माता जी पुगळ पाडुवोम निर्मल माता जी पुगळ निर्मल माँ जय जय माँ 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 माँ జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు వ్యవసాయ రంగంలో సహజయోగం जी आज इस पेंडॉल में बहुत दूर दूर से सहयोगी भाई और बहन आए हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार ये साउथ इंडिया में ये इतना बड़ा सेमिनार हो रहा है। इस बात की खुशी है कि आप सब भाइयों और बहनों के साथ हमें कलेक्टिविटी का एंजॉयमेंट मिल रहा है और जब से हम यहाँ आए हैं उस वक्त से सिर्फ आनंद ही हमको महसूस हो रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं। आप सबको जय श्री माता जी। बराबर 50 साल पहले मैं हैदराबाद में आया था। 50 साल के बाद मैं इस सेमिनार के अवसर पर आया हूँ। उस वक्त मैं एग्रीकल्चर कॉलेज परभणी में पढ़ा करता था जो नांदेड़ के नज़दीक है और वहाँ हमारी एजुकेशनल टूर थी। उस वक्त मैं राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो है उस पर कुछ कृषि के एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए स्टडी टूर के बहाने हम आए थे स्टूडेंट करके। और आज भी हम यहाँ आए हैं तो हम स्टूडेंट करके ही आए हैं, टीचर करके नहीं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट रहना ही अच्छा रहता है। आज ये जो विषय दिया गया है सहज कृषि का सहयोग प्रचार के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है, ये जो विषय हमें दिया गया है उसे मैंने 3-4 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है। पहला तो मैं ये प्रेजेंटेशन करूंगा कि ये हम क्यों करना चाहते हैं, इसका क्या महत्व है और कैसा किया जाता है। फिर इसके बाद कुछ सेमिनार के वक्त प्रेजेंटेशन जो किए गए थे, जो महाराष्ट्र में प्रयोग हुए थे, उसके कुछ डाटा है, कुछ निरीक्षण है, वो आपको बताए जाएंगे स्क्रीन पर। उसके बाद कुछ किसानों के फसलों के खेत में से जो फसलें निकली थी उसके फ़ोटोग्राफ्स हमने खिंचवाए थे, तो फोटोग्राफ आपको बताए जाएंगे कि कैसा सहयोग का असर कृषि उत्पाद पर पड़ता है
और कैसा फ़ायदा किसानों को होता है, और उसके बाद हमें 2013 साल में क्या करना है इस विषय में, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो 4 हिस्सों में ये बांटा जाएगा, और सबसे लास्ट जो है वो जो भी किसान भाई बहन यहाँ उपस्थित है और जो जानकारी लेना चाहते हैं हम कैसा करें क्या करें, तो उनके सबके लिए स्टॉल नंबर 1 में हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन शाम को रखा है 5 बजे से 6 बजे तक। जो भी किसान भाई बहन जानना चाहते हैं कि हम इसका उपयोग कैसा करें क्या करें, उसका तरीका क्या है, ये जानने के लिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम वहाँ करवा रहे हैं शाम को 5 और 6 के बीच। तो जो भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो वहाँ ज़रूर आए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये विषय क्यों सहयोग में क्यों आया, सहज कृषि का विषय यहाँ क्यों उठाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और वो हम खुद को पूछेंगे कि सहयोग ने पूरे विश्व में कौन से क्षेत्र में परिणाम नहीं किया है। अगर ये प्रश्न हमसे पूछे तो ये विश्व में जो भी उत्पत्ति हुई है, जो भी ये विश्व निर्माण हुआ है, उस विश्व के हर एक पहलू में हर एक विभाग पर सहयोग का असर हो रहा है। सबसे पहला असर तो माँ ने हम पर बताया, इंसानों पर बताया कि क्या बदल हो सकता है इंसानों में, और इंसान कैसा बदल सकता है सहयोग के द्वारा। और यही मुद्दा माँ ने, जब माँ राहुरी में आया करती थी 80 और 85 के दरम्यान, तो उस वक्त उन्होंने ये उठाया था हमारे सामने कि आप लोग कृषि के शास्त्रज्ञ हो और आप ये सहयोग का प्रयोग कृषि पर क्यों नहीं करते। So before I explain further things, I would like to say, beg your pardon, particularly from the Telugu brothers and sisters, that I am speaking in English and Hindi for my presentation. लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन है वो बाद में तेलुगु में किया जाएगा। Everything will be translated in a gist form after my presentation. तो ये जो माँ ने बताया था कि कृषि का क्षेत्र ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, और भारत की कम से कम 60-70% आबादी वो देहातों में रहती है, छोटे छोटे गाँव में रहती है, और उन तक अगर हमको सहयोग फैलाना है, पहुंचाना है, तो कृषि ऐसा एक क्षेत्र है जो किसानों को दिलचस्पी दे सकता है और उनको फ़ायदा भी करा सकता है। दोनों बारे में, एक तो खुद सहयोगी बनेंगे, आत्म साक्षात्कार लेंगे, खुद के जीवन में परिवर्तन करेंगे, और उसका उपयोग करके अपने खेती का उत्पादन भी वो बढ़ाएंगे ताकि उसका फ़ायदा पूरे समाज को होगा। तो इसके विषय में चर्चा होने के बाद कुछ हमारे शास्त्रज्ञ जो सहयोगी थे, शुरू में हमने इस पर डाउट लिया, बिकॉज वी वेर साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट बिल्कुल आसानी से नहीं मानते कि यह कैसा है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट फॉर एवरीथिंग, including themselves. They don't understand themselves also, and that's why they have a lot of questions to be asked and queries to be asked. तो इसके हिसाब से हमको शुरू में माँ का भी कहना पसंद नहीं आया कि हम कैसा प्रयोग करेंगे। हमारे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो चैतन्य हम कैसा बताएंगे लोगों को कि दिस मच क्वांटिटी ऑफ वाइब्रेशंस वी हैव गिवन टू द क्रॉप, this much quantity of vibrations we have given to the water, and then it has been translated into this increased yield. तो ये हमारे मन में डाउट था, लेकिन वो डाउट धीरे धीरे कम होने लगा जब हमने इसके प्रयोग किए राहुरी में, और जब माँ ने ही बता दिया कि देखिए मैं जो कहना चाहती थी वो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो। तो जो प्रयोग छोटे मोटे किए थे उसमें माँ ने तो भरपूर बता दिया कि इसका असर बहुत अच्छा होता है, और हर फसल पर, हर क्रॉप पर, हर एनिमल पर इसका अच्छा असर होकर उसका उत्पाद बढ़ता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, गुणवत्ता बढ़ती है, और ये सब
दिखाने के बाद हमको पता चला कि हम इसके प्रयोग करना चाहेंगे। ये सुनकर राहुरी के आसपास और महाराष्ट्र के बहुत से किसानों में ये सुना था किस्सा कि माँ ने कृषि पर प्रयोग करने को कहा है, तो उन्होंने खुद अपना ये दिमाग चलाकर अपने अपने खेतों में अपने अपने तरीक़ों से कुछ प्रयोग किए, और माँ ने किसी भी तरीके से प्रयोग किया हो लेकिन उसके अच्छे ही रिजल्ट माँ ने उनको दिए, और हर किसान बहुत आनंद से आता था और हमसे मिलकर बताता था कि देखिए मैंने वाइब्रेशंस देकर ये क्रॉप ग्रो किया, मुझे इतना गुना बढ़त मिली, उत्पाद में इतनी अच्छी क्वालिटी हुई। ये सब सुनने के बाद इसके बाद कुछ साल ये विषय ज़रा साइड ट्रैक हो गया, और फिर कुछ सालों के बाद 2010 में इसका फिर जिक्र निकला कि क्यों ना हम इसके प्रयोग ज़रा बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में करें। तो उस वक्त ये जिम्मा हमारे टीम पर दिया गया, और उस हिसाब से हमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए महाराष्ट्र में, हमने 100 किसान चुने थे, और उनमें से जो किसान 10 जिलों में से चुने थे, 15 जिलों में से, उन्होंने सब उनके एक्सपेरिमेंट्स किए जैसा हमने बताया था उस तरीके से, और उसके पूरे नतीजे हम तक पहुंचाए, और उसका सब कंपाइलेशन हमने इस प्रेजेंटेशन में किया है जो आप अब देखेंगे। तक वो किसानों ने अपने अपने तरीक़ों से किए थे, जिसको साइंटिफिक बेस नहीं था। इसके लिए हमने सोचा कि साइंटिफिकली ये प्लान किए जाए, और जो तकनीक और जो साइंटिफिक मेथड एग्रीकल्चर को मंजूर है उस तरीके से इसके एक्सपेरिमेंट्स लेआउट किए जाए और इसके नतीजे इकट्ठा किए जाए। तो इसके लिए हमने उसके प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स इन महाराष्ट्र वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन 2011 खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट, कंसेप्ट इसका यह है कि जब सहज योग ह्यूमन बीइंग को, इंसान को बदल सकता है, तो वो क्रॉप को और जो पौधे हैं, पेड़ है, उनको क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि पौधे, जो क्रॉप्स है, पौधे है, पेड़ है, वो भी एक जीवंत प्रक्रिया है। जैसे हम हैं वैसे पौधे भी है और पेड़ भी है, तो उनमें भी ये परिवर्तन आना ही चाहिए जो माँ हम में लाती है। तो ये कंसेप्ट इसका बेसिक है, और प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये हो सकता है, और इसका ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट प्लीज। डिवाइन पावर दैट इज परम चैतन्य इन्फ्लुएंसेस प्लांट्स एनिमल्स टुवर्ड्स द बेनिफिशियल इफेक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का हाइपोथेसिस है, क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट हो, जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको नल हाइपोथेसिस करते हैं। नल हाइपोथेसिस रखना पड़ता है कि दिस इज आवर कंसेप्ट एंड दिस इज आवर हाइपोथेसिस दैट वाइब्रेशंस विल चेंज द क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप क्वालिटी। दिस इज द हाइपोथेसिस वी हैव प्लेस्ड, एंड बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेसिस ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसका जो मॉडल हमने अपनाया था एक्सपेरिमेंट्स करने का, उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का और फिर प्रेजेंटेशन करने का, वो मॉडल यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। हाँ, इसके लिए हमने एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई। हमारे बीच आज श्रीचंद जी है, जो नेशनल ट्रस्ट के प्रचार और प्रसार प्रमुख है, प्रभारी है, और उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली, और उन्होंने ही एक कमेटी बनाई कि पूरे ऑल इंडिया लेवल के लिए जब महाराष्ट्र में एक एक्सपेरिमेंट्स हुए तो इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम पूरे इंडिया में करेंगे, और इसके लिए एक प्लान बनाया, और उस प्लान के मुताबिक हमने एक कमेटी की नेशनल लेवल पर, और उसके ज़रिए ये सब एक्सपेरिमेंट्स हमने भारत में के 10 स्टेट में ये एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो गया है। तो इसमें हर स्टेट में 100 फार्मर, किसान भाई बहन इसमें हिस्सा लेंगे, ऐसा हमने टारगेट रखा था। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए फार्मर्स अवेयरनेस और ट्रेनिंग कैंप्स। आपको पता है कि फार्मर्स ने खुद के दिमाग से एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको अच्छे रिजल्ट भी मिले, लेकिन जो तरीका साइंटिफिक है एग्रीकल्चर में वो किसानों को मालूम नहीं है।
तो कैसा किया जाए, कैसा बोआ जाए, कंपैरिजन के लिए वाइब्रेटेड वर्सेस नॉन वाइब्रेटेड प्लॉट कैसे किया जाए, ये सब तरीका हमने फार्मर्स को समझाने के लिए फार्मर्स अवेयरनेस कैंप लिए। हर ज़िले में जाकर टीम ने उनको समझाया, जो भी किसान ये प्रयोग करना चाहते हैं उनको इकट्ठा बुलवाया, उनको सब समझाया कि इसके फ़ायदे क्या है, क्या होता है और इसका एक्सपेरिमेंट्स कैसा लेआउट किया जाता है, उसका डाटा कैसा कलेक्ट किया जाता है, वो सब उनको ट्रेनिंग कैंप में बताया गया। नेक्स्ट प्लीज़। तो डिटेल एक्शन प्लान इसका इस तरह था। इसके लिए हमने गाइडलाइन बुकलेट तैयार किया लोकल लैंग्वेज में। पहले हमने मराठी में किया ताकि महाराष्ट्र में सब किसान समझ सकेंगे कि क्या करना है, कैसा करना है। और हमने हर स्टेट को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका ट्रांसलेशन अपने अपने लोकल लैंग्वेज में कीजिए ताकि किसान भाई बहन ये समझ सकेंगे कि उनको क्या करना है एग्जैक्टली। इसका जो ऑल इंडिया लेवल का जो सेमिनार हुआ था वो श्रीचंद जी ने लीड लेकर जयपुर में 2012 में फरवरी में ये एक नेशनल सेमिनार वहाँ करवाया, जिसमें 15 स्टेट से 300 किसान भाई बहन आए थे हिस्सा लेने के लिए और उन्होंने उनके अनुभव शेयर किए, उन्होंने सब जानकारी ली और उसके बाद जाने के बाद उन्होंने तय किया कि इसके द्वारा हम प्रयोग हमारे स्टेट में हम करेंगे कृषि के प्रयोग। तो ये जो ब्रीफ प्रेजेंटेशन है इसका मतलब ये है कि जो प्रयोग महाराष्ट्र में किए गए उसका हर स्टेट में कैसे। देवी नमो नमः। इस तरह one minute earlier put. Now see this part is of the non-vibrated seed. The other rest of the part is of the vibrated seed. See how the plants were grown and how the germination took place because of the vibrations. Here there is a hodgepodge growth, but there is a continuous growth of all the plants and all the seeds. Next. Now see this pods. How much is the difference in vibrated and non-vibrated, say, pods? Next. Even lady farmers also participated in these experiments. देखिए अभी माँ ने कहा इसके पहले जो हमने सुना, यू हैव बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ अपने हमारे लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है, हमने जो पाया है वो पूरे विश्व में, पूरे विश्व के जो ह्यूमन बींग्स है उन तक पहुंचाना है। तो इसी आधार पर जो भी हमने कृषि में पाया है किसानों ने, तो हम तक नहीं रखना है, हमें पूरे विश्व में, हमारे स्टेट में इसको फैलाना है। और यही प्रचार प्रसार का कार्य माँ ने हम पर सौंपा है। 2013 में हमें क्या करना है? 2013 ए वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये जो साल है ये हमने प्रचार प्रसार के लिए तय किया गया साल है और इसमें हम क्या कर सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 स्टेट जो हमारे यहाँ हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में, उस 10 स्टेट के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो ट्रस्टीज़ हैं उनको हमने पहले ही रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने स्टेट में टीम बनाइए, कृषि के क्षेत्र में जानकारी रखने वाले या जानकारी नहीं भी हो तो भी काम करने वाले जो सहयोगी है उनकी टीम बनाइए। और हर स्टेट में आपको 3 जिले चुनने हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स यू हैव टू चूज फ्रॉम ईच स्टेट, and from among these 3 districts they have to select 1 tehsil each from 1 district as per their convenience. That means in each state
there will be 3 tehsils selected for the implementation of Sahaj Agriculture Program. आपको मैं ये बताना चाहता हूँ ये प्रोजेक्शन के द्वारा कि माँ ने कितना बड़ा विजन रखा है इसके बारे में और हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और बड़ा मौका हमको दिया है उन्होंने प्रचार और प्रसार के लिए। देखिए, अगर एक तहसील हम कंसीडर करते हैं तो महाराष्ट्र में हम 100 गांव उसमें शामिल किए जाते हैं। एक तहसील कंसिस्ट ऑफ 100 विलेजेस ऑन एन एवरेज। आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टेट्स, लेकिन दिस इज द एवरेज फिगर फॉर महाराष्ट्र। हर स्टेट में कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम 3 तहसील एक स्टेट में चुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज वी आर टारगेटिंग 30,000 फैमिलीज, फार्मर फैमिलीज इन वन स्टेट। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक स्टेट में हम 30,000 किसानों तक पहुंच सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन हमको पहुंचना होगा। किसान हमारे तरफ नहीं आएंगे, हमको जाना होगा, किसानों को समझाना होगा, उनको जानकारी देनी होगी और उनको मोटिवेट करना होगा कि ये प्रयोग कीजिए, आपके फ़ायदे के हैं, उसके लिए आपको लाभ मिल सकते हैं। और ये करके अगर हम 30,000 फैमिलीज एक स्टेट में अगर कवर कर सकते हैं तो 10 स्टेट हमारे यहाँ उत्सुक है जो इसके प्रयोग करना चाहते हैं और दे हैव गिवन द कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम इन द ईयर 2013 और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि इन द ईयर 2013 वी आर टारगेटिंग 3 लाख फार्मर फैमिलीज इन इंडिया जिन तक हम सहयोगी पहुंचेंगे और उनको जानकारी देंगे, उनको रियलाइजेशन देंगे और रियलाइजेशन के बाद उनको मोटिवेट करेंगे कि आप इसके प्रयोग कीजिए आपके फार्म पर, उसका फ़ायदा उठाइए, खुद भी सहयोगी हो जाइए, ये कृषि का लाभ उठाइए और अपने तक मत रखिए। आपके बाद इसको आपको आपके आसपास के जो किसान हैं उन तक पहुंचाना है, उन तक पहुंचाना है, फैलाना है। तो ये हमारा मैसेज और ये मिशन हमारा 2013 में रहेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हर एक सहयोगियों से, कि जो भी यहाँ उपस्थित है, जो यहाँ उपस्थित नहीं भी है, उन सब से ये जिम्मेदारी माँ ने हम पर सौंपी है कि हम हर एक सहयोगी इसमें हिस्सा ले और गांव-गांव में और किसानों तक पहुँचे, उनको फ़ायदा बताए और उनके द्वारा इसके प्रयोग किए जाए। ये जून से प्रयोग शुरू होने वाले हैं, खरीफ सीज़न से। जून से दिसंबर तक हम चाहते हैं कि माँ की कृपा से हम इतने फैमिलीज़ को कवर करेंगे, टारगेट करेंगे और उनको माँ की चरणों में लाएंगे। अब ये जो हमने प्लान बताया है अभी, ये मेरे ख्याल से आपको तेलुगु में बताया जाएगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि सहज कृषि के द्वारा हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। अगर आपको कृषि के बारे में मालूमात नहीं भी हो, आपको कुछ जानकारी नहीं हो, तो भी हमारे जो कृषि क्षेत्र से जुड़े भाई बहन हैं सहयोगी, वो आपको समझा देंगे। बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक नहीं है, माँ ने सब आसान बना दिया है। सहयोगी इतना आसान है तो कृषि का तकनीक भी बहुत आसान है। इसके लिए हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी जो रखे हैं शाम को, तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीका है। हमको कुछ भी करना नहीं है, आप समझ सकते हैं कि सब माँ करवा रही है, हम केवल इंस्ट्रूमेंट है। हमको आगे बढ़ना है सिर्फ इसमें, और आगे बढ़कर हमको किसानों तक पहुंचना है और किसानों के द्वारा ये पूरे प्रयोग पूरे भारतवर्ष में, अब इस साल 10 स्टेट भाग ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2014 में और 10 स्टेट इसमें शामिल हो जाए ताकि पूरा इंडिया इसमें कवर हो जाएगा। और अगली जो कृषि क्रांति होगी वो माँ की कृपा में सहज कृषि क्रांति होने वाली है, इसका हमें पूरा विश्वास है। हम ये भी विश्वास रखते हैं कि इसके द्वारा इससे बढ़िया और इससे बेहतर गिफ्ट हम माँ को छिंदवाड़ा में क्या दे सकते हैं। तो छिंदवाड़ा में हमको तय करना है, वी हैव टू टेक द ओथ इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी दैट वी ऑल सहयोगीज are bound by this program, Sahaj Agriculture Program, and we are going to contact all the families in the villages and in the small towns for motivating them to take the advantage of Sahaj Agriculture
and along with that, they have to come to the lotus feet of Sri Mataji, getting their self-realization. So this is the mission of 2013 for all of us, and this is the mission assigned to us by Sri Mataji, and I hope and I expect that each one of us will participate in this, and the success will be given by Sri Mataji. Jai Sri Mataji. अब सिर्फ एक 15 मिनट की एक डीवीडी है जो ये बताती है कि हमको कैसे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं. दैट इज़ इन हिंदी, so that will be seen by all, so that they can understand what they have to do when they go to the farmers and how to take the, say, conduct the experiments. Thank you. Jai Shri Mataji. జయశ్రీమా యోగినీస్ అకామిడేషన్లో ఉంది. అక్కడ 1:30 परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने एक बार कहा था कि सहज योग जीवन के हर अंग में बहुत लाभदायक हो सकता है और इस तरह भारत के गांवों में बसे किसानों को मदद कर सकता है. गरीब और ज़रूरतमंद किसानों की कृषि उत्पन्न आर्थिक स्थिति में वृद्धि कर उन्हें सहयोग के द्वारा होने वाले लाभों के बारे में समझाया जा सकता है. इस तरह से वे लोग सहयोग को अपनाकर अपनी आध्यात्मिक उत्थान के साथ कृषि उत्पन्न में भी वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं. इसी आधार पर आइए हम आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की असल प्रक्रिया को जानें. कृपया सदैव यह ध्यान में रखें कि ये सारे परीक्षण परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी की दैवीय कृपा में किए जा रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम की सफलता का आधार है. कृपया आगे बताए गए चरणों का पालन करें. यह फोटो सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लें, 3 महामंत्र कहें और श्री मां को हृदयपूर्वक प्रार्थना करें और ध्यान में जाएं. निर्विचार स्थिति आने के बाद सामूहिक प्रार्थना करें. परम पूज्य श्री माता जी, हम सहजी आपकी कृपा से सहज कृषि प्रयोग करना चाहते हैं. हमने आपके श्री चरणों में इस फसल का बीज रखा है. माँ, हम आपसे पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं कि इन बीजों को आपकी प्रेम शक्ति से चैतन्यित करें और यह प्रयोग आपकी इच्छा से पूर्ण होने दें. इसके बाद सामूहिकता में 4 बार श्री गणेश अथर्वशीर्ष कहें और अंत में श्री शाकंभरी साक्षात का मंत्र कहें. इस बीज के बर्तन को रात्र भर श्री मां के चरणों में रहने दीजिए. दूसरे दिन यह चैतन्यित बीज उस हिस्से में मिलाएं जो ई भूखंड के लिए रखा हो. यह बीज फिर ई भूखंड में बोएं. दूसरा हिस्सा सी भूखंड में यानी बगैर चैतन्यित भूखंड में बोएं. बीज अंकुरण की जांच. यह परीक्षण ऐसे किया जाए. मिट्टी के 2 गमले खेत की मिट्टी से भर के तैयार रखें. अगर गमले नहीं मिले तो प्लास्टिक के 2 ट्रे लिए जा सकते हैं. इनमें भी मिट्टी भरें. ई और सी समूहों में से 100-100 बीजों की गिनती कर लें. दोनों गमलों में ई और सी में 100 बीज बोए जाएं और वे मिट्टी से ढके जाएं. बाद में उन पर पानी की हल्की बौछार करें. हर दिन गमलों में पानी देते जाएं. करीब करीब 7-8 दिनों के बाद या फसल के गुणधर्म अनुसार सारे बीज अंकुरित होंगे. पूरे अंकुरित समय के बाद हो सकता है कि 10 दिन के बाद दोनों गमलों में जो पौधे अंकुरित हुए हैं उन सब की गिनती करें और यह निरीक्षण लिख कर रखें. उदाहरण, अगर ई गमले में 100 में से 80 बीज अंकुरित हुए हैं तो उस बीज की अंकुरण क्षमता है 80%. मानसून की शुरुआत होने पर जब स्थिति बोहनी के लिए अनुकूल हो तब दोनों भूखंडों में चैतन्यित और बगैर चैतन्यित बीजों की बुआई एक ही दिन और एक ही तरीके से करें. बीजों को बुआई के 8 दिन पहले चैतन्यित कर लें. अवलोकन. खेत में पूर्ण अंकुरण होने के बाद स्वतः आंखों द्वारा दोनों भूखंडों में अंकुरण की जांच कर लें. नोट: परीक्षण के दौरान किसी भी जांच को
रिकॉर्ड करते समय दो ऐसे व्यक्तियों को साथ में रखें जो सहजयोग ध्यान नहीं करते हैं, ताकि किसी भी तरह की पक्षपात की संभावना ना हो। जिस प्रकार वीडियो में दिखाया गया है, उस प्रकार पौधों की ऊंचाई, फैलाव, कनसे आदि की जांच का रिकॉर्ड 30, 60 और 90 दिनों में जांच तालिका में करें। सभी जांचों को रिकॉर्ड करने के लिए ई और सी भूखंडों में कोई भी 10 पौधों का चुनाव करें। उन पौधों पर व्यवस्थित पर्ची लगा दें। इसी बीच आंखों द्वारा फसल पर किसी भी प्रकार के कीड़े या रोग की जांच कर लें। फूलों की खेती, नीचे दी गई जांच रिकॉर्ड करें। पहला, पौधे की लंबाई। दूसरा, प्राथमिक शाखाएं कितनी हैं। तीसरा, पौधे का फैलाव। चौथा, प्रत्येक पौधे पर कितने फूल आए हैं। पांचवा, फूल का व्यास। छठवां, पहली कली कितने दिनों में आई है। सातवां, उत्पादन प्रति प्लॉट किलोग्राम में। अनाज के लिए विकसित होने के बाद यानी बुआई के 90 से 100 दिनों के बाद खड़ी फसल की बालों का माप लें, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। पूर्ण विकसित होने के बाद ई और सी दोनों भूखंडों की फसलों को काट लें और बालों को अलग रखें। उसकी गहाई कर लें और दोनों भूखंडों की उत्पन्न का रिकॉर्ड कर लें। प्रति एकड़ और प्रति हेक्टेयर उत्पन्न को गिन लें। ई और सी भूखंड से 100 बीजों को लें और उनका वजन रिकॉर्ड कर लें। तुलना करने के लिए ई और सी भूखंडों के अंतिम उत्पादन जैसे बालें, फूल फल आदि की फोटो लें। फल फूल सब्जियों पर परीक्षण। अनाज, दलहन और तिलहन में जो सिद्धांत और व्यवहार समझाए गए, वही फल फूल सब्जियों के परीक्षण पर भी लागू होते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ दोहराया नहीं गया है। अगर कोई किसान अपने पहले से लगे हुए फल उद्यान में यह परीक्षण करना चाहता है, तो उसे निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। ए, पेड़ समान नस्ल के हों। बी, एक ही वर्ष में लगाए गए हों। सी, पूर्ण बगीचे में समान सत्य क्रियाएं की गई हों। अगर उपरोक्त चीजें समान हों तो किसी भी 14 फलों के पेड़ों को परीक्षण के लिए चयन किया जाए। चयनित पेड़ों की पहचान के लिए उन पर पर्ची लगा दें। इन पेड़ों का सहज प्रयोग हो सके तो चैतन्यित पानी, चैतन्यित खाद, उर्वरक, चैतन्यित कीटनाशक द्वारा किया जाए। सिंचाई के दौरान ई उपचार वाले प्रत्येक पेड़ों की जड़ पर 1 लोटा चैतन्यित पानी डाला जाए। जांच को रिकॉर्ड करते वक्त प्रयोग के दौरान उन सभी बातों का ध्यान रखें जैसा पहले के प्रयोग में बताया गया है। पूर्ण विकसित होने के बाद दोनों ई और सी पौधों के अंतिम फल आकार, व्यास, प्रत्येक फल का वजन ग्राम या किलोग्राम, रंग गहरा या फीका और कुल घुलनशील सत्व TSS का माप लेना होगा। प्रत्येक पौधे से 5 फलों की जांच के लिए चयन करना होगा। TSS जो कि शर्करा के प्रतिशत को दर्शाता है, रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा जांचा जाता है। पशु पक्षी विज्ञान पर प्रयोग। इस भाग में छोटे पशु पक्षी जैसे बकरी, भेड़, खरगोश, मुर्गी, ईमू पर प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः किसानों के पास ज्यादा मात्रा में गाय, भैंस आदि प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। जहां तक संभव हो, प्रयोग चैतन्यित दाने, पानी द्वारा किया जाए। दाने और पानी को चैतन्यित करने की प्रक्रिया उसी प्रकार रहेगी जैसे पहले समझाई गई है। इस परीक्षण के दौरान किसान को 14 पशु पक्षियों का प्रत्येक ई और सी के लिए चयन करना होगा। ये पशु पक्षी एक ही नस्ल, उम्र और प्रारंभिक वजन के हों। प्रयोग शुरू करने के पहले प्रत्येक पशु पक्षी का प्रारंभिक वजन रिकॉर्ड किया जाए। प्रयोग शुरू करने की तारीख को निश्चित करें और उस दिन से ई समूह को चैतन्यित दाना पानी दें। पहले 10 दिनों तक वजन आदि की कोई भी जांच रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि यह प्रयोग के पहले का समय रहेगा।
10 दिनों के बाद प्रत्येक पशु पक्षी के वजन का रिकॉर्ड ई और सी समूह से 1 हफ्ते के अंतराल में करें। इस प्रयोग को 56 दिन यानी 8 हफ्ते तक करें। 56 दिनों के बाद ई और सी समूह के पशु पक्षियों का आपस में बदल कर दें, यानी ई समूह के पशु पक्षियों को सी समूह का दाना और पानी दिया जाए और सी समूह के पशु पक्षियों को ई समूह का दाना पानी दिया जाए। इस अदला बदली के आगे 56 दिनों तक इस प्रयोग को शुरू रखें। आवास, पानी, व्यवस्थापन, दवाइयाँ, स्वास्थ्य, देखभाल आदि दोनों समूहों को समान रखें। प्रत्येक 56 दिनों के प्रयोग के अंत में प्रत्येक पशु पक्षियों के अंतिम वजन और वजन में बढ़त की गणना कर लें। वजन में बढ़त की गणना करने के लिए शुरुआती वजन को अंतिम वजन से घटा दें। वजन में बढ़त को तुलना करने के लिए उपयोग करें। निम्न प्रकार से पशु पक्षियों के माप और वजन को रिकॉर्ड करें। जिन पशु पक्षियों पर प्रयोग किए जा रहे हैं उनका फोटो ले लें। सभी किसान भाइयों को सहयोग के इस चैतन्यित प्रयोग करने के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री माता जी।